जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। आई होप कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं। शुरुआत है इसीलिए ग्रोथ थोड़ा सा धीमी है, लेकिन जैसे ही ये लोगों तक पहुंचेंगे वीडियोस, आई होप सो कि उन्हें मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन आज जो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है वो काफ़ी डीप में जा कर के एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके, कहीं से भी बाहर कुछ भी नहीं निकलने वाला इस टॉपिक में से। चलिए सस्पेंस ख़त्म करती हूँ, टॉपिक का नाम बता देती हूँ। टॉपिक है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आपको बुरी तरीके से रटी होनी चाहिए। आपके माइंड के स्कीमा में उसकी सारी चीज़ें बैठी हुई होनी चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी एक भी टॉपिक इससे रिलेटेड, एक भी पॉइंट इससे रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि NEP का खुद का एक अपना अलग पोर्शन आने वाला है जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। ठीक है। हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगी कि सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा साथ आप मेरा भी दीजिए। इसे चैनल को ग्रो करने में मेरी थोड़ी मदद कीजिए। इन्हें लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अगर उन्हें भी मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो फिर मैं आगे अपना और प्रोग्रेस करने का सोचूंगी। चलिए शुरू करते हैं। NEP, याद रखिए NEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। कभी कभी वो फुल फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई NEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और हम कौन सी NEP बात कर रहे हैं? 2020। देखो, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे और विजन की बात करेंगे कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिमाइंड क्यों करना पड़ा। तो NEP 2020 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू ट्रांसफर education in India. It focus on 21st century skills, replacing the outdated road based learning. समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं हूं ना। ठीक है। तो भाई NEP 2020 को प्रोग्रेसिव क्यों किया गया, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? ताकि आज की 21st सेंचुरी की जनरेशन जो है उसको मैच किया जा सके। आजकल के बच्चे जिस तरीके से कंप्यूटराइज्ड माइंड लेकर के पैदा हो रहे हैं, AI टेक्निक्स अपने पेरेंट्स से पहले सीख रहे हैं, चीज़ों में इतने एडवांस हो रहे हैं, तो आज की पढ़ाने की जो टेक्निक है वो भी तो इनिशिएटेड होनी चाहिए, वो भी तो इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। वही पुराना ढर्रा अगर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो हम प्रोग्रेसिव कैसे हो पाएंगे? तो इसीलिए पुराने बैकग्राउंड्स को देख करके ये देखा गया कि 1986 की जो NEP है वो काफ़ी आउटडेटेड हो गई है, जहाँ रटंत विद्या पर ध्यान दिया जाता है। हम और आप 1986 की लागू की हुई, भाई सबका 2020 से, मेरे हिसाब से 2020 के पहले एजुकेशन हो चुका है, या फिर अभी जो लोग कर रहे हैं वो बात अलग है, पर ज़्यादातर लोगों का मेरे हिसाब से 2020 के पहले का एजुकेशन हो चुका है। तो उस वक्त जब यह एजुकेशन पॉलिसी चला करती थी वो 1986 की हुआ करती थी। समझ में आया? तो उस वक्त रटंत विद्या पर ध्यान दिया जाता था, प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आपकी स्किल्स क्या है नहीं पता होती थी। टीचर आते थे, क्लास में पढ़ाते थे और चले जाते थे। एग्ज़ाम्स के हिसाब से पढ़ाया जाता था, इतना पोर्शन आने वाला है, इतने प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम में इतनी परसेंटेज लानी है, डिक्टेशन मिल जाएगी, बस यही सब कुछ डिस्कस होता था। इसके अलावा हमें किताबों के बाहरी ज्ञान के बारे में कोई अनुभव नहीं कराया जाता था। ये कटु सत्य है। लेकिन आज के टाइम पर बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो उनके स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तरह तरह के नए नए इम्प्लीमेंटेशंस को यूज़ करने के लिए की जा रही है। बच्चे अपनी माइंड को कितने ज़्यादा तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए इस NEP 2020 का रिफॉर्म किया गया। ठीक है। अब इसका विजन क्या है कि टू क्रिएट एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं, इक्विटेबल और इंक्लूसिव। देखो, इक्वल और इक्विटी के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी होती है जैसे मेल और फीमेल में
बहुत पीढ़ियों से ये अंतर किया जा रहा है कि ये लड़की है और उसको उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दी जाती, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको लड़कों के लेवल तक लाने के लिए जो प्रोग्रेस की गई है उसे इक्विटी बोला जाएगा, और जब वो इक्विटी लेवल पर आ जाती हैं तो वहां पर उनका इक्वल इक्वालिटी वहां पर उनकी यूज होगी। तो ये बोलना चाहते हैं कि चाहे वो पिछड़े वर्ग के बच्चे हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो आर्थिक तंगी से मजबूर बच्चे हों, उन सबको आज के टाइम पर इक्विटेबल फॉर्म में लाया जाए और इंक्लूसिव एजुकेशन पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन तो मैंने बुरी तरीके से रटा रटा कर आपको पढ़ाया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है वो एक छत जिसके नीचे सभी तरह के बच्चे एक साथ एक तरीके से पढ़ाई करेंगे, और टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं। और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करनी है हमको, जहाँ पर बच्चा सिर्फ रट कर के नहीं आए, उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका विजन 3 शब्दों से मिलकर बना है। इंक्लूसिव आ जाए आंसर के अंदर, इक्विटेबल आ जाए और नॉलेज बेस्ड आ जाए, तो ये तीनों मिलाकर एनईपी के विजन है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। एनईपी इज बिल्ट ऑन दीज की पिलर्स। अब देखो की पिलर्स भी तो जरूरी हैं। की पिलर्स होंगे तभी जाकर के तो हम अपनी जो पॉलिसी है उसका बेस डिसाइड कर पाएंगे। तो भाई एनईपी जब इम्प्लीमेंट हो रही थी तो कौन कौन से ऐसे की फीचर्स थे जिन्हें ध्यान में रखकर आगे बढ़ा गया था? तो नंबर 1 था होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसको 360 डिग्री डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी एकेडमिक आ जाती है, आपके इमोशंस आ जाते हैं। मतलब 360 में क्या क्या आ गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गया, अफेक्टिव आ गया और साइकोमीटर। अब देखो कॉग्निटिव में आपका एकेडमिक आ रहा है, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, अफेक्टिव के अंदर आपके इमोशंस का डेवलपमेंट हो रहा है, और सोशल ग्रोथ आपके साइकोमोटर में आ जाती है कि सोसाइटी में फिट होने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कैरियर पथ। जैसे हमारे टाइम पर क्या होता था, साइंस ले लिए तो मैथ की तरफ आपको देखना ही नहीं है, कॉमर्स क्या होती है हमें अता पता ठिकाना ही नहीं है, और इंजीनियरिंग क्या होती है हमें पता नहीं है। आपने बायो ले ली है तो आपको आगे जाकर ता उम्र तक बायो के अंदर ही, बायोलॉजी के अंदर ही आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, सब कुछ उसी में करना है। तो उस रिजिडनेस को हटा करके फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई कि अब बच्चे को जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास साइंस है तो वो मैथ नहीं ले सकता, अगर उसकी इच्छा है तो वो मैथ भी ले सकता है, उसके साथ में अगर उसकी इच्छा है वो हिंदी भी पढ़ना चाहता है तो हिंदी भी ले सकता है। तो कैरियर में सब्जेक्ट चूज करने के लिए और कंबाइंड करने के लिए उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग दी गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में वो मल्टीपल चॉइस रखकर अपनी इच्छाओं को दबा कर नहीं, मल्टीपल चॉइस रख कर के वो अपनी स्टडीज कर सके। तो मल्टी डिसिप्लिनरीज मतलब चारों दिशाओं में वो अपनी स्टडीज को कर सके, ये मल्टीपल चॉइस उसको दी गई है। आगे चलते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स ओवर मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कंसेप्ट बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो वो आगे जाकर के उन चीज़ों को फ्यूचर की जो स्टडीज है उसके साथ में जोड़ पाएगा, रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ में वो उसको अटैच कर पाएगा, और लाइफ लॉन्ग उसकी ये मेमोरी जो है वो रहेगी। तो मेमोराइजेशन नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और समझाना है। ठीक है ना। उसके बाद में है इथिक्स एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखो इमोशंस लाया गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है जब आपके अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं तो आपके अंदर इथिक्स और आपके अंदर चीज़ों को पहचानने की जो वैल्यू होती है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाती है। इसी को 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट बोला जाता है। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आज का टाइम तो एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चारों तरफ गेम चालू है। तो एआई में अगर आप डेवलप नहीं है, आप होशियार नहीं हैं, तो आप आगे जाकर के अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो आज हमारी जनरेशन को भी एआई समझना पड़ रहा है, तो सोचिए हमारे बच्चे
जब ये एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे मेरा जो दोनों बच्चों की बुक्स आप देखेंगे, एक बच्चा तो फर्स्ट क्लास में है वैराट, जो जिसके 8 बुक्स हैं, जिसमें कंप्यूटर आ गया फर्स्ट क्लास के अंदर, मराठी आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, ग्रामर आ गई, और एआई की और ये सोशल साइंस की भी एक बुक है। अब पहली क्लास में हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको क्या पढ़ाया जाता था, और आज 8 किताबें। तो सोचिए मेरा जो बड़ा बेटा है 5th क्लास का, उसकी किस लेवल की किताबें होंगी। कल मैं उसको ग्रामर पढ़ा रही थी तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी और मुझे एआई का यूज़ करना पड़ रहा था। तो आज का टाइम ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स को भी एआई के अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना उनको बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़े। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले ये सारे बेस को अप्लाई करने के लिए उन्होंने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर डाला। पहले हम क्या पढ़ाई करते थे, 10+2 की पढ़ाई होती थी, 10वीं क्लास तक कॉमन सब्जेक्ट है, 11th में सब्जेक्ट लेंगे, 11th 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है, यही होता था, हमने भी किया है। ठीक है, आपने भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन आज जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आज क्या हो गया है, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया है। अब 5 क्या है इसमें, 5 इसमें है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल क्यों बोला गया, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा है तो उसका बेस तैयार हो रहा है, उसका फाउंडेशन तैयार हो रहा है, और इसी वजह से ये जो 5 इयर्स हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में, इन 5 इयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इन्हीं 5 इयर्स में ECCE को डेवलप किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को डेवलप किया गया है, इसी के अंदर लाया गया है। ठीक है ना, FLN लाया गया है, वो भी सिर्फ 5 इयर्स में। उसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज आता है कि जब उसका बेस बन जाता है तो वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेगा आगे वाली स्टेज में जाने के लिए। डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन इन सबको। फिर आती है मिडिल स्टेज जो 3 साल की होगी, उसके अंदर बच्चा अपने सब्जेक्ट चूज करेगा जो फ्लेक्सिबल होंगे, जो वो पढ़ना चाहता है वो ले सकता है। फिर सेकेंडरी स्टेज के अंदर उसका फाइनलाइजेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले आती है फाउंडेशनल स्टेज, याद कर लीजिए 5 इयर्स की है, 5-3-3-4 का मॉडल है ये, 5-5-3 का स्क्वायर 4, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट का ये जो रूल आया है उसके अंदर ये बताया गया है कि जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसको एजुकेशन में स्कूल के अंदर ये आंगनवाड़ी हो गई या फिर बाल बाटिका हो गई, उसके अंदर उसको एंट्री मिलेगी 3 साल में। ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत हो रही है 3 से 5 साल जोड़ लीजिए, 8 साल हो गए। आगे के 3 साल तो वो घर में ही बिता रहा है, तो यहाँ पर जो काउंटिंग शुरू होगी बच्चों की वो शुरू होगी 3 साल से। अब 3 साल से आपको उस एज को प्लस करते जाना है, तो आपको रट्टाफिकेशन भी नहीं हुआ और आपको याद हो गया। जैसे 3 में 5 ऐड करोगे तो 8 साल हो गए। तो पहली फाउंडेशनल स्टेज कौन से साल की हो गई, 3 से 8 साल की हो गई। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, अब इसमें आएगा प्री स्कूल आएगा, जिसमें ग्रेड 1 और 2 भी आ जाएगी। ठीक है ना, ग्रेड 1 और 2 से पहले जो 3 साल होंगे वो किसके होंगे, प्ले ग्रुप के होंगे। ठीक है ना, बाल बाटिका बोल सकते हो आप उसको, आंगनबाड़ी बोल सकते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी। और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ग्रेड भी इसी के अंदर पढ़ाई जाएगी। अब इसमें फोकस किस चीज पर होगा, रट्टाफिकेशन आपको भी नहीं करना है। आप सोचो छोटा सा बच्चा वहां गया है तो उसको बड़ी बड़ी साइंस की किताबें थोड़ी ना दे देंगे, उसको प्ले बेस्ड लर्निंग कराएंगे, खेल खेल में सिखाएंगे, उसको बताएंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट करेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि मदर टंग जो है वो आपको 5th क्लास तक मदर टंग जो मदर लैंग्वेज है उसी का यूज करना है। ठीक है ना, बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी, देखो यहाँ पर FLN लगाया गया था। ये FLN के अंदर क्या होगा, जो न्यूमरेसी है उसके बारे में बताया गया है, तो वो भी इसी के अंदर फाउंडेशनल स्टेज के अंदर ही आ गया है, जिसमें बेसिक न्यूमरेसी के बारे में बताया गया है। 1+1 कितना होता है, 2+2 कितना होता है। जब बच्चा प्रिपरेटरी क्लास के अंदर पहुंचे तो एटलीस्ट उसको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो फाउंडेशनल खत्म हो गई, 3 से 8 साल की हुई। उसके बाद में इसमें आंगनवाड़ी 3 साल का हो गया, या फिर बाल बाटिका बोल सकते हो या फिर प्ले ग्रुप बोल सकते हो। उसके बाद में ग्रेड 1 और 2 भी इसी के अंदर आ गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, प्ले खेल खेल में सिखाया बच्चों को, लैंग्वेज डेवलपमेंट करवाई उन बच्चों की, और फिर न्यूमरेसी और लिटरेसी के अंदर एटलीस्ट बेसिक्स तैयार किए गए। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपरेटरी क्लास, अब देखो प्रिपरेटरी क्लास कब होगी, 8 साल तो उसने वहां लगा दिया। अब 8 से आगे चलते हैं तो 3 साल जोड़ लीजिए, 8 से 11 साल जो होगा वो प्रिपरेटरी क्लास के अंदर हो गया। अब देखो
सेकंड तक की पढ़ाई उसने वहां पर कर ली, तो 3 से लेकर के 5, 3 साल ही तो जोड़ने हैं, 3 4 5, तो 3 से लेकर के 5th क्लास तक का जो बच्चा है वो किस में आएगा, प्रिपरेटरी क्लास के अंदर आएगा। अब उसमें क्या करेंगे, खेल खेल में वो पढ़ना सीख गए, अब उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाएगी, उनको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उनको लिखना, उनको राइटिंग करना, उनको स्पीकिंग करना, ये सब सिखाया जाएगा, स्किल्स उनके अंदर डेवलप की जाएंगी। और यहाँ पर आकर के उनको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जहाँ पर अब उनको सब्जेक्ट दे दी जाएंगी कि साइंस क्या होती है, मैथ्स क्या होती है, एसएसटी क्या होती है, जनरल नॉलेज क्या होती है, हिंदी, संस्कृत। मेरे बड़े बेटे जो 5th क्लास में है उसके तो संस्कृत भी आ गई है, तो हिंदी कौन सी होती है, संस्कृत कौन सी होती है, मराठी कौन सी होती है, सारी लैंग्वेज डेवलप उनकी कर दी जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, मिडिल स्टेज जो आएगी वो अगेन 3 साल की है। आप देखो 11 साल उसने वहां पर बिता ली, तो 11 + 3 करो तो 14 साल हो गए, तो 11 से 14 साल जो है वो आ गया मिडिल स्टेज के लिए। अब उसमें किस चीज पर छठी, अब वो 5वीं क्लास तक वो वहां पर पढ़कर आया, तो 6 से 8 क्लास हो गए, 3 जोड़ लो, 6 + 8। आपको सिर्फ स्टार्टिंग का याद रखना है, जैसे ही आप स्टार्टिंग का याद रखोगे कि 3 साल से शुरू हो रहा है, आगे की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अब सोचो, आप खुद ही सोचो, मिडिल क्लास के अंदर जब बच्चा छठी क्लास में पहुंच चुका है तो वहां पर क्या क्या चीज हो गई, सब्जेक्ट का तो पहले ही बता दिया गया, तो आप सब्जेक्ट पर ओरिएंटेड टीचिंग होने लग गई, एक्सपीरियंशियल टीचिंग होने लग गई, लर्निंग होने लग गई, क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो डेवलप कर दी गई। अब चीज़ों को बहुत ही मतलब डीपली उनको समझाया जाता है, डीप कंसेप्ट उनके लर्न कराए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वो बच्चा उन चीज़ों को समझता है और अपने हिसाब से करता है। आगे चलते हैं, फिर आ जाती है सेकेंडरी स्टेज। आप देखो सेकेंडरी स्टेज 4 साल की है, तो 14 से 4 करके 18 कर लो, तो इस तरीके से जो नया एजुकेशन सिस्टम है, याद रखना 3 से 18 साल का है, ये आपको याद होना चाहिए। पहले 14 साल पर खत्म हो जाता था, लेकिन अब 3 से 18 साल का न्यू एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। अब 8th तक वहाँ खत्म हो गया, तो 9 से 12 चलती है क्या, 9 से 12 ऐसे याद रख लेना आप उसको, क्योंकि सेकेंडरी क्लास के अंदर जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है, अब उसको मूवीज वगैरह देखने का शौक हो ही गया होगा, तो वो अपनी फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स भी बनाना उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया होगा, तो वो पूछ ही सकते हैं ना इस तरीके से कि जलती है क्या 9 से 12। तो याद रखिएगा आप, 9 से 12 जो है ग्रेड यहाँ पर बच्चे की होगी। आप देखो इसको भी यहाँ पर 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, पहले 9th और 10th आएगी, उसके बाद 11th और 12th आएगी। अब कहाँ पर फोकस होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, अब वो क्या करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग करेंगे, मतलब अब उनको अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम होगी। अगर वो मैथ पढ़ रहा है और उसे बायोलॉजी भी लेनी है, तो उसे बायोलॉजी और मैथ दोनों डिफरेंट दिशाओं में जाकर के अपनी स्टडी करनी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, यहाँ पर उसको सब्जेक्ट चूज करना है अब 9th क्लास में आते बरोबर, कि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स में सीए करना है, तो इसके लिए उसको सब्जेक्ट लेनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये किया है गवर्नमेंट ने, बाई चांस किसी ने बायोलॉजी ले रखी है और आगे जाकर के उससे नीट की तैयारी नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, नीट की तैयारी नहीं हो पा रही, तो इससे क्या होगा कि वो बच्चा है ना रुकेगा नहीं, तो वो आगे जाकर के अपने काम कर सकता है। सॉरी, बीच में ना फोन आ गया था, इसलिए आपको रिंग की आवाज आई होगी ना, मैंने उसको काट दिया है। 2 मिनट, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आपको। तो मैं बात कर रही थी, तो सेकेंडरी स्टेज में जाकर के उसको पता चलता है कि अब वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो ग्रोथ है वो एक सब्जेक्ट पर आकर के रुक गई है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे वो चाहता है कि भाई मैंने बायोलॉजी ली है लेकिन मुझे आगे जाकर के नीट नहीं करना है, मुझे आगे जाकर के इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके पास में मैथ्स की जो डिग्री है वो ऑलरेडी अवेलेबल होगी और वो उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर कन्वर्ट हो जाएगा, उससे एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, उसे ज़्यादा अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, तरह तरह की सब्जेक्ट्स के अंदर उसका माइंड डाइवर्ट होगा, तो किसी चीज़ का प्रॉस होता है तो कॉन्स भी जरूर होते ही हैं, ठीक है।
यहाँ पर आकर के 4 स्टेजेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो बेस बनाया गया है एनईपी को चेंज करने के लिए। अब आगे चलते हैं कि करिकुलम और पेडागोजिकल रिफॉर्म्स कैसे होंगे। करिकुलम कैसा बनाया है एनईपी ने कि भाई जो नया सिस्टम हम बच्चों को देने वाले हैं उसमें क्या ऐसा नया करिकुलम डेवलप किया गया है जिसमें बच्चे अपने आप को फ्लेक्सिबल महसूस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, रिडक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट। कंटेंट मतलब अब आपको एकेडमिक से रिलेटेड ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आपको एकेडमिक में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप खेल कूद और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपना जो है फ्यूचर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है फोकस ऑन इसेंशियल्स ओनली, कि सब्जेक्ट में एकेडमिक्स पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ आपको उसी पर ध्यान देना है, अदरवाइज आपकी जो लर्निंग होगी वो पूरी खेल कूद प्ले बेस्ड लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, रोट लर्निंग नहीं होगी। उसके बाद में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होगी, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उसके बारे में खुलकर इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने अगर मैथ्स की सब्जेक्ट ली है तो मैंने क्यों ली है, मेरे पास में ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस खुल गए हैं जिन्हें आगे जाकर के मैं फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो आज के टाइम पर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, हमने जो सब्जेक्ट ले ली हमें सिर्फ उसी में आगे बढ़ना होता था और उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वही अवेल करने पड़ते थे, हमारे पास में कोई दूसरा डायरेक्शन ओपन नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर वो चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद में आता है डिस्कशन बेस्ड क्लासेस के। पहले ऐसा नहीं होता था, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते थे कि टीचर जो है वो क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाकर आकर चलाकर चले जाते थे। लेकिन आज क्या है, डिस्कशन मेथड काम में लिया जाता है, बच्चों के बीच में एक टॉपिक दे दिया जाता है, सारे बच्चे डिस्कशन करते हैं। इवन जो टीचर का जो बैठने का तरीका है उसका जो सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट कर दिया गया है। पहले तो बच्चों को सामने बिठा दिया जाता था एक रो में और टीचर सामने होता था, लेकिन आज क्या हो गया है, टीचर बैठेगा सेंटर में और चारों तरफ गोल में घूमते हुए उसके बच्चे बैठेंगे। तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से लर्न कर रहा है, प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ पा रहा है, डिस्कशन कर पा रहा है। कोई एक टॉपिक जैसे जीडी होता था, जैसे एमबीए में हमने जीडी दिया था, जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कशन दिया था, वहां पर मैंने पहली बार जीडी अटेंड किया था, मुझे मालूम भी नहीं था कि जीडी क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया, जैसे मेरे बच्चे आके बताते हैं तो वो मुझे पर्सनली आकर के बोलता है कि मम्मी आज जीडी की क्लास थी। उसे मतलब 5th क्लास में पता है कि जीडी की क्लास क्या होती है, जो मुझे एमबीए में जाकर के पता चली। जीडी, मैंने उसको पूछा जीडी में क्या किया तूने, तो बोलता है मम्मी ग्रुप डिस्कशन में हमें आज ये वाला टॉपिक दिया गया और उसके अंदर हमें बोलना था। तो उसे मालूम है। तो बच्चों को अभी से प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आगे जाकर के वो अपने एग्जाम्स में अपने करियर में बढ़ सकें। अच्छा है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को रियल लाइफ से जोड़ दिया जाता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में अगर वो चीज़ होती तो हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद में नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, इसके बारे में भयानक तरीके से डीपली डिस्कशन अब भी थोड़ी देर पहले हमने किया है कि पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेने की आज़ादी थी। साइंस ले ली तो मैथ नहीं ले सकते, बायो ले ली तो मैथ नहीं ले सकते, कॉमर्स नहीं ले सकते, कॉमर्स ले ली तो मैथ नहीं ले सकते, साइंस नहीं ले सकते। लेकिन आज के टाइम पर कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन सब्जेक्ट के लिए नहीं किया गया है। बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है साइंस के साथ तो वो ले सकता है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन हो गया है तो डीप में नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन चूज कॉम्बिनेशंस लाइक फिजिक्स ले लिया तो भैया दूसरा म्यूजिक। अब म्यूजिक और इकोनॉमिक और फिजिक्स का तो आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज का एजुकेशन सिस्टम उनको अलाउ करता है कि जिस फील्ड में उनकी रुचि है वो उस फील्ड में। अब यहाँ पर उसको 3 करियर ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, जैसे हमारे लिए सिर्फ एक हुआ करता था और आज भी उस एक ही के अंदर हमको पढ़ना पड़ रहा है। ईएमआरएस का एग्जाम दोगे, केवीएस का एग्जाम दोगे तो साइंस वाले अलग देंगे, आर्ट्स वाले अलग देंगे, कॉमर्स वाले। तो अभी तक भी हम लोग उसी सिस्टम उसी ढर्रे में चल रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें साइंस का ऑप्शन खुल गया, फिजिक्स से म्यूजिक का ऑप्शन खुल गया अगर वो जाना जाता है म्यूजिक फील्ड में, या फिर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस उनको खोल दिए गए। उसके बाद में लैंग्वेज पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद कीजिएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो मदर टंग होगी या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज, जो कि आज जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो मराठी है। तो या तो बेसिकली 80% लोगों की जो टंग है ना वो मराठी है। तो यहाँ पर
अब जैसे मेरी तो मराठी टंग नहीं है, मैं तो राजस्थान से सिचुएटेड हूँ, माइग्रेटेड पर्सन आप मुझे बोल सकते हैं। मुझे हिंदी इंग्लिश अच्छे से आती है, लेकिन मराठी में समझ लेती हूँ, कितना साल हो गया है तो, पर बोलना अभी भी डिफिकल्ट है। तो स्टिल मेरे बच्चों में भी मराठी उतनी अच्छी डेवलप नहीं है, वो हिंदी इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन मराठी में डेवलप नहीं है। लेकिन यहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है या फिर मदर टंग बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, ठीक है। तो टिल 5th क्लास तक आप उसको मदर टंग में पढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो 8th क्लास तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। याद रखिएगा 5th क्लास तक कंपलसरी है, और आप अगर चाहें तो उसका एक्सटेंशन कौन सी क्लास तक कर सकते हैं, 8th क्लास तक कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होता है। 3 लैंग्वेज में कौन कौन सी होंगी, 2 आपकी इंडियन लैंग्वेज होंगी और 1 फॉरेन लैंग्वेज होगी जिसमें एडिशनल लैंग्वेज भी होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है जो भी बच्चा लेना चाहे, लेकिन 2 जो हैं वो तो इंडियन लैंग्वेज ही होगी, जिसमें से एक रीजनल लैंग्वेज होगी, और जो रीजनल लैंग्वेज जैसे आपकी हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी नहीं लोगे या फिर इंग्लिश लोगे या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज लोगे। समझ में आ गया? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 इंडियन लैंग्वेज 1 फॉरेन, ठीक है। उसके बाद इसका गोल क्या है, क्यों ली गई है, ताकि बच्चा जो है मल्टीलिंगुअलिज्म हो, कल्चरल कनेक्शन कर पाए। फॉरेन लैंग्वेज अगर वो ले रहा है, उसे फॉरेन में किसी एक लैंग्वेज में वो अपने आप को डेवलप कर लेता है, तो वहाँ से रिलेटेड संस्कृति, वहाँ से रिलेटेड जो कल्चर है उसको वो इजीली कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के टाइम पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादातर तो हिंदी में ही पढ़े थे हम लोग, तो हमें और जो लैंग्वेज है उससे कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो हम लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन आज के बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में आते हैं असेसमेंट सिस्टम। असेसमेंट क्या होता है, एग्जाम को हम असेसमेंट बोलते हैं। आज पहले तो भैया हमें बोला जाता था हमारे हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके बाद में फुल एग्जाम है, लेकिन यहाँ पर आजकल वर्ड भी चेंज कर दिया गया है, असेसमेंट बोलना स्टार्ट कर दिया गया। तो मेरे बच्चे भी आकर के मुझे बोलते हैं मम्मी हमारे असेसमेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता नहीं है कि एग्जाम को असेसमेंट बोलते हैं तो समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या किया गया है असेसमेंट में कि ट्रेडिशनल एग्जाम्स आर रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। समझ में आया? कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसे आज मेरा जो छोटा बेटा है 1st क्लास में, आज उसका बेसलाइन टेस्ट है। अब बेसलाइन टेस्ट क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन है, इसमें पास या फेल नहीं होंगे वो, कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशंस नहीं है इसमें, नो पास नो फेल। बस ये देखा जाएगा कि वो यूकेजी में कितना पढ़ के आया। जैसे 5th क्लास के अंदर भी 4th क्लास का बेसलाइन टेस्ट होने वाला है अभी मेरे बड़े बेटे का, तो बेसलाइन टेस्ट जो वो उसका होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रीवियस क्लास का इवेल्युएशन है, जहाँ पास और फेल से कोई मतलब नहीं है। जबकि हमको फर्स्ट टेस्ट देने होते थे, हमको हाफ ईयरली देने होते थे, जहाँ पर भी पास फेल का टंटा था, ठीक है। आप देखो इसमें आगे क्या किया गया है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोरी, टेस्ट कैसे होंगे उनके, अंडरस्टैंडिंग बेस पर होंगे, उसमें रट्टाफिकेशन नहीं होगा। ये तो रट लीजिए, ये जो वर्ड अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देना, मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, ये सारी चीजें आपको काम में नहीं लेनी है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो लेस स्ट्रेसफुल होंगे। पहले तो बोर्ड के नाम से हमारी तो धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती थी 8th क्लास में, जब मुझे पहली बार पता चला था कि बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, मेरा तो हालत खराब हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि बोर्ड एग्जाम आखिर होता क्या है। लेकिन आज के टाइम पर बोर्ड एग्जाम्स जो है उनको बहुत ही लेस स्ट्रेसफुल कर दिया गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कंडक्टेड मल्टीपल टाइम्स अ ईयर, एक साल में कितनी भी बार कराए जा सकते हैं। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे परख के बारे में, इंट्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल डाली है, लेकिन फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली सिर्फ परख के बारे में, दीक्षा के बारे में और निष्ठा के बारे में। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा बहुत हम सीख लेते हैं क्योंकि एनईपी के अंदर परख की बात की गई है। आप देखो पहली तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि परख की फुल फॉर्म आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन कर लेना यहाँ पर, अभी तक हम करके आ रहे हैं तो और थोड़ा कर लीजिए कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, क्या परफॉर्मेंस असेसमेंट, कि आपने पिछले अपने बैक ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस दी थी, उसका असेसमेंट। अब यहाँ पर असेसमेंट क्या है, उसका एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, उस असेसमेंट को देने के बाद में आपके उस असेसमेंट का रिव्यू किया जाएगा, R फॉर रिव्यू। रिव्यू हो जाने के बाद में एनालिसिस किया जाएगा आपकी नॉलेज का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कि भैया आने वाले समय में
आप होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए रेडी हो या नहीं, आपका अफेक्टिव, आपका कॉग्निटिव, आपका जो ये साइकोमोटर है, ये तीनों चीजें डेवलप है या नहीं, उसके लिए आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा, असेसमेंट लिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का, और उसका रिव्यू करने के बाद में एनालिसिस किया जाएगा किस चीज़ का, आपकी नॉलेज का, कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे हिसाब से मैंने आपको याद करवा दिया ये समझा करके परख की फुल फॉर्म, है ना, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वही है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू किया जाएगा आपके असेसमेंट को, फिर एनालिसिस किया जाएगा आपकी नॉलेज को, कौन सी नॉलेज को, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो परख के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं अपन, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इट इज अ नेशनल लेवल की है, स्टेट लेवल की नहीं है। इट इज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रपोज्ड अंडर NEP 2020 एस्टेब्लिश्ड अंडर NCERT। आज भी किताबें NCERT की ही आती हैं, ठीक है ना। NCERT की किताबें आती हैं जिसमें नेशनल असेसमेंट का जो जिम्मा जो थोपा गया है एग्जाम्स को परखने का, परख नाम इसीलिए दिया गया है कि आपको परखा जाएगा कि आप एग्जाम में अगले ग्रेड में जाने के लायक हो या नहीं। तो ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जहां पर बच्चों की परख की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अब इसका मेन गोल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अच्छे से रट लेना, ठीक है। पहला तो ये है कि शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। नॉर्मल सी चीज है, पूरी CDP CTET EMRS में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि रट्टाफिकेशन हमको नहीं करना है। दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट अक्रॉस ऑल बोर्ड्स, जिसमें CBSE आ गया और स्टेट बोर्ड आ गया, ठीक है ना। सेंटर आजकल जैसे मेरे बच्चे CBSE में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्टेट बोर्ड काम करती हैं। उनके जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स हैं, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, उनका ध्यान भी कौन रखेगा, परख रखेगी, ठीक है। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, जो बच्चे का लर्निंग आउटकम्स हो रहा है उसका इवेल्युएशन अच्छे से हो, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसका ध्यान भी कौन रखेगी, परख रखेगी। प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये तो अपन ने पूरा रट करके पढ़ा है कि होलिस्टिक 360 डिग्री उसका असेसमेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी वही बोला गया है, जब भी असेसमेंट की बात आएगी आपको दो चीजें याद रखनी है, परख याद रखना है, उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि 360 डिग्री असेसमेंट होगा, जिसके अंदर 360 डिग्री में सेल्फ असेसमेंट होगा, उसका खुद का असेसमेंट होगा, वो खुद से अपना खुद का आकलन करेगा। पीयर, उसके आसपास के दोस्त कैसे हैं, उसका ग्रुप कैसा है, उसका असेसमेंट होगा। और टीचर जो पढ़ा रहा है उन बच्चों को, उनकी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी उस टीचर के ऊपर है, तो उसका असेसमेंट होगा। कितनों का होगा, सेल्फ होगा, खुद का होगा, पीयर मतलब उसके ग्रुप का होगा और उसके टीचर का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टीचर की एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए भी NEP ने चेंज कर दिया कि अब भैया पुराने टीचर नहीं चलेंगे, अब टीचर्स को भी अपनी पढ़ाई में बदलाव करना होगा। अब क्या कर दिया गया है कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 4 साल की होनी चाहिए इंटीग्रेटेड BEd के साथ में। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हो तो 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd होनी चाहिए। मैंने तो वो 3 साल वाला ही है, अभी पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसके पहले कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अगर आप भी उसमें शामिल हैं तो। लेकिन अब जो वो एजुकेशन ले रहे हैं वो 4 साल की होगी, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD, आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू कोई ना कोई ट्रेनिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएंगे आपको, जिसमें मेरिट बेस्ड पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं उसका रिक्रूटमेंट उस हिसाब से होगा और उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर टीचर्स बिकम फैसिलिटेटर नॉट जस्ट इंस्ट्रक्टर। ये तो अपन पूरा अभी तक यही सब पढ़ते आ रहे हैं कि टीचर क्या है, NEP के हिसाब से टीचर क्या है, फैसिलिटी, सुविधा दाता। बच्चे को जितनी सुविधाएं आप प्रदान कर सकते हैं आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आगे चलते हैं। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं बस, ठीक है। अब आता है हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स में भी चेंज किए गए हैं। हायर एजुकेशन में क्या किए गए हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को लागू कर दिया गया है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी, वॉटेवर बच्चा लेना चाहे सबको कंबाइंड करके ले सकता है। ये हो गई मल्टीपल, मतलब अलग अलग दिशाओं की व्याख्या, ठीक है। कॉलेजेस विल बिकम मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशंस।
अब कॉलेज हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो कॉलेज की बात होगी, तो अब कॉलेज के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। एंड ऑफ सिंगल स्ट्रीम कॉलेज, अगर कोई सिर्फ कॉमर्स कॉलेज है तो उसको बंद करा दिया जाएगा, सिर्फ साइंस कॉलेज है तो उसको बंद करा दिया जाएगा। अब अगर कोई कॉलेज खोलना चाहता है तो उसको मल्टीपल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होना होगा, जहां वो आर्ट्स पढ़ सकता है, जहां वो साइंस पढ़ सकता है, जहां वो कॉमर्स एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ सकता है। क्योंकि अब जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो सिर्फ एक स्ट्रीम में नहीं करेगा, अलग अलग स्ट्रीम में करेगा, जो उसे एक ही छत के नीचे मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं कि भाई अब हायर एजुकेशन के अंदर क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं कि अगर आप 1 साल का क्वालिफिकेशन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल का करेंगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल में बैचलर डिग्री के साथ 4 साल में आपकी रिसर्च डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे किसी कारणवश आपने 3 साल का एजुकेशन सिस्टम में एंट्री किया, जैसे किसी को कोई लड़की ने लिया, बीच में उसकी शादी हो गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने 1 साल ही पढ़ाई की। अब अगर वो चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ तो उसे शुरू से नहीं करनी पड़ेगी, उस 1 साल जो 1 साल उसने पढ़ाई की है वो उसके आगे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है। उसके लिए उसको वो कॉलेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद की स्टडीज भी वही प्रोवाइड करवाएगा। इसी तरीके से जैसे आपने 2 साल की कर ली तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल की कर ली तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है ना? अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हो गई कि भाई स्टूडेंट्स कैन लीव एंड री एंटर एजुकेशन एनी टाइम। मैंने आपको बताया कि उस लड़की की जैसे शादी हो गई, 1 साल के बाद में 1 साल की एजुकेशन ली उसने, अब वो चाहती है 2-3 साल बाद उसका फिर से दिमाग घूमा, उसने सोचा कि यार मैं तो अपनी एजुकेशन पूरी कर लूँ, तो उसे शुरू से नहीं करनी पड़ेगी, मल्टीपल एंट्री मिल जाएंगी उसको। ठीक है? क्रेडिट स्टोर्ड इन, अब देखो यहाँ पर एबीसी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जो क्रेडिट्स दिए गए हैं, 1 साल में सर्टिफिकेट का क्रेडिट, 2 साल में डिप्लोमा का, 3 साल में डिग्री का, 4 साल के अंदर पूरी आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी उसकी, 4 साल में रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। ठीक है? तो इन सबको एक बैंक के अंदर जमा किया जाएगा जिसका नाम होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहां पर आपका पूरा क्वालिफिकेशन का डेटा स्टोर्ड रहेगा। आगे चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या रहेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल रिसर्च ऑफ फाउंडेशन, इन दोनों को मिलाकर के एनसीईआरटी को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट एनईपी के अंदर किया गया है, हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन वाला और नेशनल में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वाला। ठीक है? ज्यादा इसमें बताने का कुछ नहीं है, याद करने का है। अब इसके फंक्शन क्या रहेंगे। रेगुलेशन होना चाहिए। एक्रीडिएशन क्या होता है, एबीसी जो है वो एक्रीडिएशन होता है जिसमें क्रेडिट्स दिए जाते हैं। फंडिंग, ये सब फंड प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से ईयर में कौन सी एकेडमिक डिग्री दी जानी चाहिए। इन सब का जो पूरा रिफॉर्म है वो इंस्टीट्यूशंस के पास में होगा। अब देखो डिजिटल टाइम है, डिजिटल बात की जा रही है, तो डिजिटल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, जिसमें एआई आज के टाइम पर भरपूर यूज किया जा रहा है। एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट यूज हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं। इवन मेरे बड़े बेटे के तो एआई का रिलेटेड एक सब्जेक्ट भी है, जिसमें वर्चुअल लैब्स भी बनाई गई हैं। एक वर्चुअल लैब्स क्या होती हैं, जो आपको महसूस कराती हैं कि वो रियल लैब जैसी हैं, बट वो रियल लैब नहीं होती हैं, वर्चुअलिटी होती है, वो एक दिखाई देती है कि एक लैब है। ठीक है ना? तो ये हो गया डिजिटल एजुकेशन। अब यहाँ पर डिजिटल की जब बात आती है तो दीक्षा का पूरा आता है डिटेल। दीक्षा के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन दीक्षा में क्या किया गया है कि इसकी फुल फॉर्म को आप रट लीजिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है इसकी फुल फॉर्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डीआई मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, के का हो गया नॉलेज, और SHA जो 3 वर्ड है वो शेयरिंग के लिए लिए गए हैं। तो बेसिकली आपको 3 ही वर्ड याद करने हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज। देखो जब भी AI की बात आएगी, कंप्यूटर की बात आएगी तो दीक्षा आएगा। ठीक है? अब दीक्षा क्या है, ये एक नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। ये भी याद के रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया गया है, और डिजिटल एजुकेशन जो AI बेस्ड एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए दी गई है। डेवलप्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडियन इनिशिएटिव। समझ में आ गया?
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक पार्ट है जो डेवलप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये किसे सपोर्ट करता है? टीचर को, स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को विद डिजिटल रिसोर्सेज। जब भी डिजिटल की बात आएगी, दीक्षा की बात आएगी। अब दीक्षा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि भाई ये प्रोवाइड करवाती है क्वालिटी डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज कि एआई से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटेटिव डेटा है, जितना भी डिजिटल रिफॉर्म्स है, बच्चा यहाँ पर आकर सीख सकता है। ये टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ये कभी भी आप इसको असेस कर सकते हैं ऑनलाइन, अपने घर पर बैठकर भी इसको असेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। जब मैंने बताया टेक्नोलॉजी का जब भी आएगा तब दीक्षा का नाम आएगा, ठीक है। अब इसे कौन कौन यूज कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्कूल कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। टीचर्स क्यों करेंगे? ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के लिए करेंगे, टीचिंग रिसोर्सेज के लिए करेंगे और लेसन प्लान बनाने के लिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब स्टूडेंट्स क्यों करेंगे? वीडियोस देखने के लिए। आजकल जो डिजिटलाइज्ड हो गया है, क्लासेस के अंदर भी ये जो है कंप्यूटराइज्ड जो है डिजिटल लैब बनाई गई हैं इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए और कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग के लिए। अब उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में मॉनिटर करेंगे, प्रोग्रेस होगी। हमारे यहाँ पूजा चल रही है तो घंटियों की आवाज़ आपको आ रही होगी। और डिजिटल एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं कि देखो, सीधी सी बात है, आजकल हर एक चीज़ के लिए क्यूआर कोड हो गया है। अगर आपके बच्चे को कोई बुक्स मिली है ना तो उसको ओपन करके देखिएगा, उसमें क्यूआर कोड बना हुआ है। क्यूआर कोड का मतलब ये नहीं है कि वहां जाकर आपको पेमेंट करना है। क्यूआर कोड इसलिए बनाया गया है ताकि आप डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूशन से मैच कर सके, उससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उनसे मैच कर सके और डायरेक्ट वहां पर पहुंच सके। लिंक होती है वो, जैसे टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्यूआर कोड्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स स्कैन देम यूजिंग मोबाइल, कि भाई आपको अगर उस जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे बच्चे की कंप्यूटर की क्लास है, बुक है। अगर वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन बैठ करके लैपटॉप पर उस बुक को पढूं तो वो उसके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और वो जो स्कैन करते बरोबर वो जो बुक है ना वो उसके लैपटॉप में या फिर मोबाइल में खुल जाएगी। अब इससे आपको क्या क्या मिल सकता है? वीडियोस मिल सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप और बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। अब देखो, इंक्लूजन और इक्विटी क्या होती है? इक्विटी मैंने आपको बता दी है। इक्विटी क्या होती है? स्पेशल फोकस ऑन रूरल स्टूडेंट्स, गर्ल्स एजुकेशन और दिव्यांग। इक्विटी की बात क्यों की गई है? क्योंकि ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे एरिया हैं जहां पर बच्चों को एजुकेशन में इक्विटी की ज़रूरत है। जैसे रूरल में पाए जाने वाले जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत है, उनको इस फील्ड में आने की ज़रूरत है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ में कॉप अप नहीं कर पाते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इन बच्चों को इक्विटी लेवल पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको क्या किया जाए, उस वहाँ के लेवल तक इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो स्पेशली गर्ल्स का नाम मेंशन्ड है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी गर्ल्स को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि आज के टाइम पर भी गर्ल्स कितनी पीछे हैं। खैर टाइम बदल रहा है, आई होप सो कि गर्ल्स के लिए कुछ अच्छा हो। कि स्कॉलरशिप दी जाएगी, इसमें स्कूल्स ओपन किए जाएंगे और जेंडर इंक्लूजन फंड, मतलब आज भी जेंडर को रिलेटेड की लड़कियां हैं तो उनको फंड मिलेगा, ठीक है ना। GER टारगेट याद कर लीजिएगा। GER की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब अभी तक पढ़ने वाले बच्चों की कुल टोटल संख्या का रेशो क्या है। अब देखो बताया गया है कि 2030 तक इसको 100% प्राप्त कर लिया जाएगा। और हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो 50% 2035 तक। याद कैसे रखोगे? 50 में क्या आ रहा है? 5 और 2035 में क्या आ रहा है? 5। याद हो गया? तो 50% जैसे ही आएगा 2030 मत लगा के आना, 2035 लगाना। और 100% जहाँ आएगा वहाँ पर क्या आएगा? 2030 20, ठीक है। याद हो गया? अब यही तरीके ढूंढने पड़ेंगे याद करने के, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? GER हो गया आपका वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या है? अब इसमें ना बच्चों को 6th क्लास से, याद रखना 6th क्लास से शुरू हो जाएगी। वोकेशनल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी क्लास से शुरू होती है। 6th क्लास से शुरू होगी और वहां पर बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप इसलिए नहीं कि छठी क्लास से निकलकर बाहर जाकर वो रोजगार ढूंढे, नो नो नो। कोई एक ऐसी सिंगल चीज जिसके अंदर बच्चा अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। जैसे किसी को ऐप बनाने का शौक होता है, ये सारी चीजें हमारे जो इंडिया ने अडॉप्ट की हैं वो कहाँ से की हैं?
चाइना से किए हैं। वहाँ के बच्चे छोटे छोटे ऐप बना लेते हैं, कंप्यूटराइज्ड एआई की लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के बच्चों के अंदर भी टैलेंट है, उन्हें ये मौका दिया जाना चाहिए। तो उनको कोई भी एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें वो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए वोकेशनल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप दी जाएगी, ठीक है। और अब इसके अब देखो ये पूरा खत्म हो गया। अब नॉर्मल सी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एडवांटेज क्या होंगे कि भाई एनईपी 2020 जब लागू कर दी गई तो इसको क्या फायदे होंगे। स्किल डेवलप हो जाएगी, रिड्यूस एग्जाम, बच्चों के ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। अब जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, पूरा साल भर उनके एग्जाम चलते रहते हैं, तो उन्हें महसूस ही नहीं होता कि एग्जाम देना भी है। उनको पूरे टाइम उनकी वर्कशीट रहती है, कभी ओरल रहता है, मतलब 15 या 20 दिन का भी गैप नहीं मिलता उनको कि कुछ ना कुछ चालू ही रहता है उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है ना। एनकरेज होंगे, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। वो ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए वो आज ही रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है कि भाई हमारे भारत के अंदर चाइना से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। चाइना तो बुरी तरीके से डेवलप्ड है, वहाँ पर तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। छोटा छोटा बच्चा भी लिटिल साइंटिस्ट है, जो प्याजे जी बोलते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी कमी है, और खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाकर के देखोगे तो आपको है ना इच्छा नहीं करेगी जाकर पढ़ाने की, ठीक है ना। टीचर्स की ट्रेनिंग का इशू है कि भाई टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, फंड भी देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट से निकलता नहीं है, बस लूटती रहती है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स भी बहुत होंगे। भैया आज मुझे मराठी नहीं आती, 10 साल से मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ के स्कूल में जाकर के मैं पढ़ाऊँ, तो पहला बैरियर वही हो जाता है कि मुझे मराठी नहीं आती, और उन बच्चों को मराठी में ही जानने की हैबिट है। फंडिंग रिक्वायरमेंट, फंड तो भाई गवर्नमेंट से निकलता ही नहीं है, तो फंड की तो बहुत ज़रूरत है ही। मेरे हिसाब से ये टॉपिक ना एकदम क्लियर हो गया है। कंक्लूजन मैं कर देती हूँ, लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटे का बन गया, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था जिसे मैं चाहती थी कि एकदम डीप में समझाऊँ, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब इस एनईपी में क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन, हमारी भारत की आधुनिकता को अपनाने के लिए ट्रांसफॉर्म किया गया है पूरी तरीके से। इसका एम क्या है, टू क्रिएट द लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को क्रिएट करना है, बच्चे को ग्लोबल नॉलेज हब बनाना है, इनोवेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें एनईपी के अंदर जोड़ी गई हैं। मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट्टाफिकेशन करके जाइएगा, एकदम डीप में मैंने समझाया है, लेकिन प्लीज़ हेल्प कीजिए, थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं। अगला टॉपिक निष्ठा का होगा, परख का होगा और दीक्षा का होगा। इसको और डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। चलिए, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में।